नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 7 भारत पर न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ साइमा। देखिए, आज के बुलेटिन की शुरुआत, स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ जो सिर्फ और सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाल रही है। पूरी दुनिया पर असर इसलिए क्योंकि जिस वक्त का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, भारत के साथ साथ तमाम देश इस चीज का इंतजार कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये जंग चल रही थी, जो वॉर छिड़ी हुई थी, उस वॉर पर अब पूर्ण विराम लग गया है। जो दावा किया जा रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो सीधे तौर पर अब इस पर सहमति बन गई है। जो सुलह की मोहर है वो लग गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के जरिए इसका ऐलान किया है और कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अब जो सुलह है वो हो गई है और इसके साथ ही जो तमाम शर्तें थे उन शर्तों को मानने पर भी जो सहमति है वो बन गई है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 100 से ज्यादा दिनों तक चला ये युद्ध आखिर इतने दिनों के बाद किस वजह से इस टेबल तक पहुंचा है, क्योंकि अभी तक जो युद्ध है वो मिसाइलों और तमाम तरीके से लड़ा जा रहा था और सबसे बड़ी चीज की स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करके जो सीधा सीधा प्रहार किया था ईरान ने क्रूड ऑयल को लेकर के, एलपीजी को लेकर के, उस पर अब बैकफुट पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और उसके बाद ये जो पूरा अब यहाँ पर टेबल पर बात बनने की चीजें हैं और हस्ताक्षर होने की जो चीजें हैं वो सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। अब देखिए, सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले को समझे तो पूरी दुनिया परेशान थी। पूरी दुनिया में इस बात पर बार बार सवालिया निशान उठा, बार बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा कि आखिर ये लड़ाई कब शांत होगी, कब जाकर के इस पर किस तरीके से जो रोक है वो लग पाएगी। तो अब उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। बहुत बड़ा यहाँ पर कह लीजिए कि जो तमाम देश लगे हुए थे मध्यस्थता करने के लिए, जो तमाम देशों की कोशिशें थी, वो कोशिशें आखिरकार अब रंग लाई हैं। देखिए, ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। ईरान ने बिल्कुल सीधे तौर पर यह कह दिया था कि हम किसी भी तरीके से जो पीछे हैं वो नहीं हटने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर शर्तों पर अगर अपनी बात मनवाएंगे, उसके बाद ही हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो ये पूरा राजनीति का केंद्र बना, एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने किस तरीके से ईरान की पूरी दशा और दिशा बदली और किस वजह से अमेरिका ने इस पूरे मामले में आगे सामने आकर के कहा कि देखिए, अब बहुत हो गया, अब हम सुलह करने वाले हैं। 19 जून ये वो तारीख होने वाली है जब डोनाल्ड ट्रंप और या फिर अमेरिका के जो प्रतिनिधि मंडल है और ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो स्विट्जरलैंड में इकट्ठा होगा, टेबल पर आमने सामने बैठेंगे और सीधा वहां पर जो ये समझौता है, इस समझौते पर साइन किए जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि देखिए, ईरान ने जो शर्तें लगाई थी वो शर्तें क्या वाकई ट्रंप ने मान ली हैं? अमेरिका ईरान की शर्तों पर राजी हो गया है? क्योंकि ये समझना जरूरी है। और इन शर्तों से, इस सुलह से अमेरिका को कितना फायदा होगा, इस सुलह से ईरान को कितना ज्यादा फायदा होगा, ये समझना भी बेहद ही जरूरी है। और ईरान के पक्ष में ये जो पूरा सुलह का मामला है वो किस तरह से झुकता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पूरी दुनिया मानती है क्योंकि शिया बहुल पूरा ये देश है। अब ऐसे में सीधा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था ईरान का कि देखिए, अब किसी भी कीमत पर नहीं झुकने वाले हैं, हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं हटने वाले हैं। तो अब ऐसे में ईरान के पक्ष में इस समझौते के बाद क्या आने वाला है? सबसे पहली चीज तो है कि तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर जो प्रतिबंध है वो हटेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रतिबंध लगा हुआ था तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर, वो हटेगा। वित्तीय संसाधनों तक जो पहुंच है बहाल की जाएगी। आपको थोड़ा सा मैं अगर पीछे की चीजों पर नजर डालूं और आपको बताऊं कि ईरान ने सीधा जब ये शर्त रखी थी, कहा था कि देखिए, हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करे। जो भी युद्ध में हमारा नुकसान हुआ है, संपत्ति से लेकर के, पैसों से लेकर के, तमाम चीजों तक, उनका सारा का सारा जो हर्जाना है वो अमेरिका को भरना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक बड़ी अहम शर्त और थी कि उसकी जो एसेट्स हैं, उसकी जो संपत्ति है,
जो फ्रीज कर दी गई है विदेशों में उसको अनफ्रीज किया जाए। तो ये एक बेहद ही अहम शर्त यहाँ पर है, जिसको फायदे के रूप में ईरान के लिए देखा जा रहा है कि अब वित्तीय संसाधनों तक जो पहुंच है वो उसकी बहाल होगी। यानी जो फ्रीज किया हुआ जो एसेट था, जो उसका वित्तीय यहाँ पर पैसे की लेन-देन की अगर हम बात करें तो पैसा उसका काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ पड़ा हुआ था, जिस पर अमेरिका ने रोक लगाई हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर सीधा-सीधा ये जो शर्त है वो अमेरिका को माननी पड़ी है, तो इससे यहाँ पर ईरान को ये बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही 24 अरब डॉलर के फ्रीज जो फंड हैं वो जारी किए जाएंगे। देखिए ये जो राशि है 24 अरब डॉलर की, ये सुनने में थोड़ी लग सकती है कि हाँ एक मामूली सी रकम है, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि ईरान की स्थिति जिस तरह से अभी है, ऑलरेडी उसको इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, अमेरिका ने इतने हमले किए हैं, उसके तमाम ठिकानों को तबाह किया है, तमाम जगहों को नस्तनाबूद किया है। अब ऐसे में ये जो 24 अरब डॉलर का फ्रीज फंड है वो यहाँ पर ईरान के लिए सीधा किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। अगला जो फायदा ईरान को है वो है पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की परियोजनाएं वो मिलेंगी, और ऐसे में ईरान यहाँ पर एक बार फिर से खुद को नई ऊर्जा के साथ, नई चीजों के साथ खड़ा करेगा। और अमेरिका के सामने उसने अपनी जो शर्तें रखी उन शर्तों को मनवाया। यहाँ पर ईरान की जो वैश्विक स्तर पर छवि है वो सीधा सीधा अब और ज्यादा मजबूत होगी। इसके साथ ही लेबनान के साथ ही सभी मोर्चों पर सीज फायर होगा। देखिए लेबनान एक ऐसा यहाँ पर टॉपिक था जिस पर बार बार अमेरिका मानने से इनकार कर रहा था, और लेबनान पर लगातार जो हमले थे सीज फायर के बाद भी जारी थे, लेकिन अब लेबनान को भी इंक्लूड किया गया है, ईरान की तमाम जगहों को इंक्लूड किया गया है कि अब कोई भी हमला ईरान के साथ साथ लेबनान के अलावा तमाम जगहों पर नहीं किया जाएगा। ईरान की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। देखिए ईरान ने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो किसी भी चीज से बड़ी होती है, और ईरान की जो संप्रभुता है, ईरान जिस तरीके से यहाँ पर अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर रहा, तो यहाँ पर ये अपने आप में दिखाता है कि ईरान की जो यहाँ पर आत्मसम्मान की बात थी उस पर वो नहीं झुका, और आखिर में उसने उस चीज को पा लिया। इसके साथ ही नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी, इलाके से अमेरिकी सेनाओं की वापसी होगी। अब ये तो ईरान के फायदे की बात रही। अब जरा रुख करते हैं अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। देखिए ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ईरान को तमाम फायदे हैं, लेकिन अमेरिका जो चाहता था उसने भी वही किया है। ईरान को उस शर्त पर मनाया है जिस शर्त को लेकर के कथित तौर पर ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ था। अमेरिका नहीं चाहता था अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान जो है वो परमाणु शक्ति बने। ऐसे में अब ईरान वो परमाणु शक्ति नहीं बन पाएगा। अमेरिका ने ईरान को इस पर राजी कर लिया है। निगरानी तंत्र और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मंजूरी है वो भी मिल जाएगी, और 60 दिनों की बातचीत के दौरान परमाणु समझौते पर आगे की जो बातें हैं वो तय की जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो समझौता है वो सीधा सीधा 60 दिनों की जो ये अवधि है, जो ये टाइम पीरियड है, इस पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ अमेरिका और ईरान के लिए भी अब ये जो टाइम पीरियड ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की नहीं रही है। अब इसका सीधा इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। कोई ईरान को कह रहा है कि आप बात मान लो, कोई कह रहा है कि अमेरिका को क्यों नहीं पीछे हट जाते हो, आपस में बैठ करके बात कर लो, क्यों दो लोगों की लड़ाई की वजह से बाकी जो देश हैं वो बिना वजह, वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो सेम चीजें वही हैं कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई में पूरी दुनिया में जो तेल का संकट था, एलपीजी का संकट था, वो सीधे तौर पर नजर आया, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज पर सीधा जो कंट्रोल था वो ईरान ने कर लिया। और लगातार जो ये पूरा मामला देखने को मिला। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पर ये भी चीजें नजर आई कि ये जो मुहर है जो लगी है समझौते पर, इस मुहर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कंफर्मेशन भी आ गया है। साथ ही साथ अगर ईरान के हम मंत्रियों की बात करें, उनकी तरफ से भी जो कंफर्मेशन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो अब 19 जून की जो ये तारीख तय की गई है, इस तारीख को पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अमेरिका की तरफ से हस्ताक्षर होंगे, ईरान की तरफ से हस्ताक्षर होंगे, और ये जो समझौता है वो एक डील में तब्दील हो जाएगा। अगली खबर का रुख करें और सीधा आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश।
देखिए उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला हो, वो सीधा इतना ज्यादा प्रभाव डालता है पूरी राजनीति पर कि तमाम जगहों पर उसकी चर्चाएं होती हैं। और खास करके जब बात हो किसी धार्मिक स्थल की, अयोध्या का राम मंदिर इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा गबन हुआ, ऐसा दावा किया गया कथित तौर पर कि जो राम मंदिर में चढ़ावा जाता है, जो दान दिया जाता है, उस दान में ही हाथ साफ करने लग गए लोग। अपना हाथ साफ करने के बाद अब जब ये मामला खुला, और अब इस पूरे मामले जब एसआईटी गठित हुई, एसआईटी गठित होने के बाद जो चीजें खुल करके सामने आई हैं, वो और भी ज्यादा आपको हैरान करेंगी। क्योंकि जो अब खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि जो कैश जब्त हुआ है इस पूरे मामले में आरोपी के घर से, वो ऐसी जगह छुपाया गया था जहां के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गोबर के ढेर में कैश छिपाया गया था। ये एक नया तरीका था जो यहाँ पर देखने को मिला है, और इस खुलासे के बाद लोग वाकई दांतों तले उंगली दबाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई दिमाग वाकई लगाया। लेकिन यहाँ पर एक धार्मिक स्थल से जो चोरी करने की नीयत थी उस पर भी सवाल है। और कैसे 18 से 20 हजार की नौकरी करने वाला एक शख्स करोड़ों की जमीन खरीद लेता है, प्लॉट खरीद लेता है, नए नए घर खरीद लेता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो उस पर भी अब जो एसआईटी की जांच है वो लगातार हो रही है। और जैसे ही ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद इस फैसले की जो तारीफ है वो तमाम नेता, विपक्ष से लेकर के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव यहाँ पर अपना थोड़ा रुख अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप आरोपियों को नहीं ढूंढ पाते हैं तो बताइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। तो राजनीति का केंद्र इस वक्त अगर हम देखें तो सीधा सीधा अयोध्या का राम मंदिर है। और ये पूरा मामला 7 जून से शुरू होता है, जिसमें अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि राम मंदिर में जो घोटाला है वो हुआ है, राम मंदिर के चढ़ावे से पैसे निकाले गए हैं जो लोग वहां पर काम कर रहे थे। और इसके साथ ही अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी ऑडिट के दौरान दान पत्र से नकदी और बाकी चीजों के गायब होने की आशंका जताई गई। और खुद राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए एसआईटी गठित करिए, इस पूरे मामले की जांच बिठाइए और देखिए कि इसमें गलती किसकी है। क्योंकि हर जगह पर सीसीटीवी है, हर जगह पर सारे के सारे जो सबूत हैं वो मिल जाएंगे। तो ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है वो सीधे तौर पर अब काफी ज्यादा गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप बता दें कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि धार्मिक आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। और धार्मिक आस्थाओं को किस तरीके से उनसे खेला गया, किस तरीके से ये जो चोरी है, जो आरोप लगा है, वो की गई। क्योंकि देखिए अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर के जो पूछताछ है वो हो रही है। लेकिन एसआईटी, जिन 3 अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस एसआईटी में शामिल किया है, उन तीनों अफसरों की जो छवि है वो बिल्कुल दबंग एकदम अफसरों की तरीके से है। तो ऐसे में वो इस पूरे मामले में अब और क्या कुछ चीजें निकाल के सामने लाएंगे और कैसे इस जांच को आगे बढ़ाएंगे, और जो तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी जो भी पर्दे के पीछे हो रही हैं, वो देखना भी बेहद ही दिलचस्प होगा। और ये जो तीनों अफसर हैं, यानी जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आएगी, वो एसआईटी की रिपोर्ट सीधा सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। देखिए इसके साथ ही ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि 2 कर्मचारियों की जो गिरफ्तारी है वो ऑलरेडी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और इससे और कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भी जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। देखिए जो लवकुश मिश्रा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसके घर से जो कैश बरामद हुआ है, वो गोबर के ढेर के अंदर हुआ है, वो 10 लाख रुपए की नकदी है। तो ऐसे में ये जो अमाउंट है वो भी थोड़ा नहीं है कि आप कहीं पर भी छोटे से छिपा दीजिए। लेकिन गोबर में छिपाने की जो ये यहाँ पर थ्योरी निकल के सामने आई है, और कुछ जो रकम है वो अलमारी के अंदर भी मिली है। तो ऐसे में तमाम तरीके के जो शक हैं वो और ज्यादा अब यहाँ पर गहराते हुए लवकुश मिश्रा पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये राजनीति के लिहाज से भी काफी ज्यादा मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नेताओं के जो बयान है वो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक और जानकारी सामने आई है कि अभी कुछ दिनों पहले ही 40 लाख से ज्यादा का जो प्लॉट है वो लवकुश मिश्रा ने कथित तौर पर लिया था। अब देखिए इस चीज में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना जो आरोप लग रहे हैं वो सच है, ये अब एसआईटी के जरिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एसआईटी जो रिपोर्ट दाखिल करेगी उसके आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले में जो फैसला है वो करेंगे। और इन लोगों पर जो बड़ा एक्शन है उस पर अब सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। अब 5 दिनों के भीतर 2 बार जो है वो नृपेंद्र मिश्रा भी
अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर के भी जो तमाम सियासी कयासबाजियां हैं वो भी लगने लग गई हैं, क्योंकि कथित ये जो चंदा चोरी का मामला है, जो दान चोरी का मामला है, इसको लेकर के राजनीति भी अपने अलग लेवल पर है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अयोध्या का ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट होगा और इस मुद्दे को विपक्ष जो है वो विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में भी उठाएगा। किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे चीजें होंगी, उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इसी बीच में डिप्टी सीएम का जो बयान है वो भी उत्तर प्रदेश के सामने आया है, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। देखिए, ब्रजेश पाठक का जो बयान है वो देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने सीधा तौर पर अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आरोपी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बताइए, हम मदद कर दें, चंदा चोरी का हिसाब दीजिए। अब इस पर जो पलटवार है वो ब्रजेश पाठक की तरफ से किया गया है और अखिलेश यादव से पूछा गया है कि आप ये वाला छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि जो मस्जिद में चंदे का जो बाबरी मस्जिद में चंदा दिया गया था, उसकी चोरी का हिसाब कौन देगा? इस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो अब एक और अलग एंगल लेता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी लगातार इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, एक्शन की मांग हो रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में लगातार एकदम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल सख्त लहजे में उन्होंने कह दिया है कि जो भी एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो इन आरोपियों पर ली जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ मामला चोरी से जुड़ा नहीं है, दान चुराने से जुड़ा नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्थाओं से भी मामला जुड़ा हुआ है। अब लगातार इस पूरे मामले पर जो नई-नई अपडेट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी और जिस तरीके से अभी ये मामला और ज़्यादा गरमाता हुआ नज़र आएगा, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में इस वक़्त ये मुद्दा कांग्रेस के अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर उठाती हुई नज़र आएँगी। अब अगर हम रुख करें सीधा-सीधा इस वक़्त राजनीतिक हलचल का, तो कांग्रेस पार्टी से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जो तमाम पार्टियां हैं अब उत्तर प्रदेश में डेरा जमाने लग गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने जो रैली है, जो जनसभा है, वो सीधे तौर पर वहां पर करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ये जो सीधा तौर पर मामला है वो आपको विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में एक नए रुख के रूप में देखने को मिल सकता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अगर हम अब अपनी खबर पर बढ़ें और आपको सीधा लेकर के चलते हैं हरियाणा, क्योंकि देखिए, एसआईआर पूरे देश में होगा, इस बात को लेकर के पहले से ही आश्वस्त थे, लेकिन आज से हरियाणा में जो एसआईआर है वो शुरू हो गया है और अगले 30 दिनों तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी। तो ऐसे में एसआईआर के लिहाज से अगर देखें, तो हरियाणा जो है वो इस वक्त बिल्कुल हॉट बना हुआ है और यहाँ पर 30 दिनों तक 20,629 बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर के 2,06,55,929 मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। हालांकि देखिए, इस बड़े अभियान के साथ ही निर्वाचन आयोग को 5 प्रमुख चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इनमें राजनीतिक दलों की तरफ से पर्याप्त बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए नियुक्त नहीं किया जाना है। मेट्रो शहरों में मैपिंग का जो काम है वो पूरा करना, ऊंची आवासीय इमारतों और दूर दराज की ढानियों तक पहुंचना, प्रत्येक मतदाता से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना और मतदाता सूची में गलत या दोहरे नामों को हटाना जो है वो भी शामिल है। वहीं मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं, ए श्रीनिवास, उनका कहना है कि राज्य में 14 जुलाई तक घर घर सत्यापन अभियान चलेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को एनुमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, जिसे भरकर और उस पर सिग्नेचर करके आपको वापस देना अनिवार्य होगा। और जो लोग भी ऐसा नहीं करेंगे, उन संबंधित मतदाताओं का नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि राज्य में साल 2002 के बाद में पहली बार इस स्तर पर गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है और अभी साल 2024 की मतदाता सूची और 2002 की सूची के बीच में औसतन 64.7% मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। 21 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी और 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही देखिए, बड़े स्तर पर जो सरकारी अमला है वो भी तैनात किया जा रहा है, क्योंकि अभियान की निगरानी के लिए 2,245 सुपरवाइजर, 162 अतिरिक्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, 489 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और 79 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी तैनात किए गए हैं।
शिकायत या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किया गया है 1950। इस पर आप अगर हरियाणा से हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप इस पर अपनी जो शिकायत है वो भी कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर 1950 पर। और शिकायतों का समाधान 24 से 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो अलग-अलग पार्टियों की तरफ से जो बीएलए हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, उनकी जो संख्या है वो भी बेहद ही अहम है, वो भी आप समझ लीजिए। भाजपा ने सबसे ज़्यादा बीएलए नियुक्त किए हैं हरियाणा में, 17,125। कांग्रेस की बात करें तो 13,736, आम आदमी पार्टी ने 6, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम ने 307 और इंडियन नेशनल लोक दल ने 279 बीएलए नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें जननायक जनता पार्टी की, तो उसने 86 और बाकी दलों ने केवल 215 बीएलए ही नियुक्त किए हैं। ऐसे में जो चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के सामने, वो भी बड़ी ही अहम है, उन पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी चुनौती है ऊंची आवासीय इमारतें और दूर दूर जो क्षेत्र हैं उन तक पहुंच बनाना। आयोग के मुताबिक इसके लिए डीसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों यानी आरडब्ल्यूए और ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही साथ बीएलओ को परेशानी ना हो, इसके लिए भी जो चीजें हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आएंगी। दूसरी जो चुनौती है सबसे बड़ी, वो ये है कि प्रत्येक परिवार तक पहुंच पहुंच करके जो फॉर्म है वो भरवाने की है, क्योंकि आयोग के मुताबिक बीएलओ प्रत्येक घर पर कम से कम 3 बार जो संपर्क है वो करेंगे, उसके बाद ही वो अपनी जो रिपोर्ट है वो वहां पर मेंशन करेंगे। और अगर परिवार के जो सदस्य हैं वो घर पर नहीं मिलते हैं, तो बीएलओ फॉर्म अपना जो संपर्क है यानी कांटेक्ट नंबर है, जो भी उनका विवरण है, वो छोड़ देंगे ताकि बाद में मतदाता उनसे खुद संपर्क कर सके। तीसरी जो चुनौती है वो मेट्रो शहरों में मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा करना है, क्योंकि फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में ये काम जो है वो धीमा रहा है। आयोग ने इन क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं। चौथी चुनौती राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त दलों से, आपको बता दें, कि बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील भी की है। कुछ दलों ने पर्याप्त संख्या में बीएलए तैनात नहीं किए हैं। इसके साथ ही जो पांचवी चुनौती है वो बेहद ही अहम है, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जो एसआईआर हो रहा है सबसे ज्यादा इसी चुनौती को लेकर के तमाम राज्यों में जो यहाँ पर लोगों के बीच में जो शक है वो नजर आया है। पांचवी चुनौती है मतदाता सूची में दोहरे, मृत या फिर स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरे जगह पर गए मतदाताओं के नामों की पहचान करके उन्हें हटाना है। आयोग का कहना यह है कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद में, यानी जब वो प्रकाशित हो जाएगी, तो उसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा। तो ये जो 5 चुनौतियां हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रही हैं, और इन चुनौतियों से जो निपटना है उसके लिए भी तमाम तरीके के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और किसी भी तरीके से बीएलओ को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर हम देखिए पिछले एसआईआर में तमाम राज्यों की अगर हम बात करें, तो बीएलओ पर जो अतिरिक्त बोझ है, जो अतिरिक्त काम का यहाँ पर बोझ नजर आया था, उसकी वजह से अलग अलग राज्यों में जो बीएलओ हैं उन्होंने अपनी जान दे दी। इस प्रेशर की वजह से ये जो दावा था वो किया गया, जिसकी वजह से इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीरता से लिया गया। और अब जिस तरीके से हरियाणा में जो एसआईआर है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में हरियाणा में बीएलओ जो है उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो भी ये हैं कि भाई उनको घर घर जाना है, और एक घर में उनको 3 बार जाना है, क्योंकि एक बार अगर कोई नहीं मिल रहा है तो बीएलओ वहां से अपनी रिपोर्ट फाइनल नहीं करेगा, उसके बाद फिर उसे जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। अगर पहली बार में ही मिल जाते तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो 3 बार उन्हें ये जो प्रोसेस है ये करना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो उन्हें जो अपना कांटेक्ट है, जो डिटेल्स हैं उनकी, वो वहीं पर छोड़ करके आनी पड़ेंगी, ताकि जो वोटर है वो आसानी से बीएलओ से कांटेक्ट कर ले और उसकी जो भी चीजें हैं वो अपना बता सके, जो भी समस्या है, क्यों नहीं था, किस वजह से नहीं था, उन तमाम चीजों का जो जवाब है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर ले। उसके बाद जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब देखिए एक यहाँ पर समस्या ये भी है कि इतने बड़े राज्य में जो ये एसआईआर हो रहा है, तो ऐसे में जो पर्याप्त संख्या है बीएलओज की वो भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीएलओ कम होंगे तो जो प्रक्रिया है वो धीमी होगी, प्रक्रिया धीमी होगी तो वक्त ज्यादा लगेगा, फिर डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ऐसे में एक जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो मेट्रो शहर हैं
उन मेट्रो शहरों में, क्योंकि लोग ज़्यादातर सब जॉब करते हैं और कभी वो मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में उनके सामने भी यहाँ पर सीधा-सीधा चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उन बीएलओ अब कैसे उन लोगों से संपर्क करेंगे, क्योंकि दिन में उनका काम है, तो दिन में वो ऑफ़िस में होंगे। तो वो किस तरीके से उनसे मैनेज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कैसे उनसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। तो ये देखना वाला जो चीज़ें हैं वो सीधे तौर पर नज़र आएँगी, और जो 5 यहाँ पर मैंने आपको चुनौतियाँ बताई हैं, ये भी सीधे तौर पर चुनाव आयोग के सामने है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है एसआईआर का, ये हरियाणा में मुकम्मल होने वाला है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो जोरों-शोरों के साथ चल रही हैं, और तमाम जो तैयारियां हैं मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम पार्टियों ने अपने जो बीएलए हैं वो नियुक्त कर दिए हैं। ऐसे में कुछ पार्टियों ने नहीं किए हैं, तो उनको भी कहा गया है कि आप अपने बीएलए नियुक्त करिए और आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू करिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आज सत्यापन करना है। जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनका नाम हटाना है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, मृत हैं, उनका नाम हटाना है, और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं, तो उनका नाम भी वेरीफाई करना है, और तमाम बहुत सारी जो यहाँ पर टेक्निकल चीजें हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वो टाइम टेकिंग है, और इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा अब 1 महीने का वक्त है। 1 महीने में ही हरियाणा में ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वो पूरी कर ली जाएगी, और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची भी जारी की जाएगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।